नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा। तो हमारा जो चैप्टर नेम है वो है विद्युत धारा। ठीक है, हम किसके लिए बात करेंगे आज? विद्युत धारा के लिए बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम विद्युत धारा में क्या क्या स्टडी करना चाहते हैं और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विद्युत धारा की। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो भी क्या है? विद्युत धारा। हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है? विद्युत धारा। समझना बेटा, धारा का मतलब होता है प्रवाह। समझते हैं? प्रवाह का मतलब गति करना, कोई पर्टिकुलर कोई चीज फ्लो होके आगे बह रही है, मतलब बहना, प्रवाह का मतलब। और विद्युत किससे जुड़ा हुआ है? आवेश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आवेश से जुड़ा हुआ है। तो आवेश का प्रभाव, आवेश की मूल इकाई कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा किसी चालक में, डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हो किसी चालक में आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इसके साथ में विद्युत धारा हमें पता चल गया इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से। ये एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। इसमें दिशा होते हुए भी क्या है? ये अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। ठीक है, विपरीत मानी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पर। उसके अलावा अगली बात हम बात करें विद्युत धारा की, तो इसका है सूत्र। अगर हम सूत्र के लिए बात करें तो हो जाएगा I = del Q upon del T। इसका मतलब एक समय में, या आप बोल सकते हो आवेश के प्रवाह की दर। यहाँ से अगर हम डेफिनेशन निकालना चाहें तो आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आप ये भी कह सकते हैं, ये भी डेफिनेशन बनती है, यहाँ से ये भी डेफिनेशन बन जाती है। अगर आप इसकी बात करो मात्रक की, तो मात्रक कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मात्रक क्या जाएगा? कूलम/सेकंड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। क्या बोल सकते हैं? एम्पियर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्लियर हुआ? मात्रक क्लियर होगा। अब इसको विमा की बात करें तो आप विमा भी निकाल सकते हो। विमा क्या हो जाएगी? Q1 की तो होती है A1 T1 अपॉन T1। तो T1 से T1 कैंसिल तो क्या जाएगा? A1। इसका विमा होती है A1। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि धारा किस में आती है? मूल मात्रक में आती है। पढ़ा है ना अपन 11th क्लास में, धारा किस में आती है? मूल मात्रक में आती है। तो इसलिए इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? A1 होती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो है धारा घनत्व। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है? पहली बात तो ये है कि वो एक सदिश राशि होता है। दूसरी बात ये है कि उसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रदर्शित करते हैं, और एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में धारा का जो प्रवाह होता है उसे क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। तो हमारा क्या टॉपिक है? धारा घनत्व। तो यहाँ से समझना धारा घनत्व क्या होता है। तो किसी क्षेत्र में, मतलब कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, अपन इसको क्या मान लेते हैं? चालक मान लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन चालक। ठीक है, इस चालक के इस क्षेत्रफल की बात करूं मैं, मान लीजिए ds है। अब इसमें कितनी धारा का प्रवाह होगा वो क्या हो जाएगा? इसका धारा घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में धारा का प्रवाह धारा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे। इसका यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया होगा कई बार कि जो आपके उसके अलावा जो मतलब विद्युत धारा है
उसमें दिशा होने के बाद भी वो सदिश राशि क्यों नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि वो सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। किसको नहीं करती? सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती, इसीलिए जो विद्युत धारा है वो क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब इसमें अगर अपन सूत्र की बात करें तो सूत्र के लिए अपन सीधा इसमें डी तो क्या लिखेंगे अपन? J बराबर डेल आई अपॉन डेल एस। अब फिर उसमें डेल क्या है? डेल का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। किसमें? धारा में परिवर्तन। तो किसके साथ? क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? ds बोलते हैं, डेल एस। ds तो होता है तात्क्षणिक मान, और डेल जब आ जाता है उसका मान लिखते हैं उसको औसत मान। क्या लिखते हैं? औसत मान। तो यहाँ से चीज क्लियर हो गई। अब मान लीजिए जो हमारा ds है इसमें कोई दिशा हो, तो यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में ये आपका कोई एंगल है, और इसका जो अगर ds दिया जाता है और धारा का मान आपका ये है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ से एंगल क्या होगा? थीटा। तो इसका जो सूत्र है वो ये भी बन सकता है डेल आई अपॉन डेल एस कोस थीटा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको आगे ये लिख सकते हैं कि j इक्वल्स टू डेल आई डेल एस कोस थीटा, और यहाँ से अगर अपन डेल आई निकालना चाहें तो डेल आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? j डेल एस कोस थीटा, और कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट आता है, तो डेल आई इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? j वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। या इसको डेल को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ds लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे इसको? ds। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको? di। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या आ जाएगा? ये di। तो अपना ये भी बन सकता है, इसको बोल सकते हैं हम धारा का गणितीय रूप। गणितीय रूप किसमें? धारा घनत्व के रूप में। धारा घनत्व के रूप में। ये क्लियर हो गया? धारा घनत्व रूप में। तो यहाँ से अगर मैं इसकी मात्रक कैलकुलेट करना चाहूंगा, देखो भैया अपन पढ़ लिया है सूत्र, तो मात्रक I अपॉन S, इसका मतलब एम्पीयर अपॉन सेकंड। क्या हो जाएगा? एम्पीयर अपॉन सेकंड। लेकिन S यहाँ पे सेकंड टाइम नहीं है, यहाँ पर है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखना, यहाँ S क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पीयर अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका विमा निकालना चाहें तो विमा भी आप निकाल सकते हो, A1 अपॉन L2। तो क्या हो जाएगा? A1 L माइनस, ये क्या होगी? इसकी विमा होगी। किसके होगी? धारा घनत्व की। तो आप समझ सकते हैं धारा घनत्व एक तो सदिश राशि है। दूसरी बात, इसके अंदर जो इसको जैसे प्रदर्शित करते हैं मात्रक, विमा और सूत्र आपके सामने है। अगर कोई पर्टिकुलर एंगल के साथ इसका क्षेत्रफल बनता है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा ये कौन सा रूल हो जाएगा? धारा घनत्व का और विद्युत धारा का इसको संबंध भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा धारा घनत्व में संबंध अगर प्रदर्शित कर दो तो हम यहाँ से उस चीज को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है यहाँ से जुड़ी हुई, हम उनको बात करते हैं। तो इसके बाद एक नोट लगाइएगा, और उस नोट के अंदर हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो आप उस नोट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे जो धारा से जुड़ी हुई। कौन कौन सी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट है कि जो चालक होते हैं, धात्विक चालक होते हैं। कौन से होते हैं? धात्विक चालक होते हैं। धात्विक चालक, इनके अंदर जो आवेश का प्रवाह है ना, इसके अंदर क्या होता है? धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, कारण होता है। ठीक है, ये नोट में सारे के सारे, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो ये धात्विक चालक हो गए, और दूसरे की हम बात करें तो विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य समझते हो? जो भुले हुए होते हैं। तो विद्युत अपघट्य जैसे सेल, वो किस में आते हैं? विद्युत अपघट्य के अंदर आते हैं में आयंस, जो आयन होते हैं, आयंस के द्वारा आवेश का प्रभाव होता है। किसके द्वारा होता है? आवेश का प्रवाह होता है। और हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक, उनको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। जो अर्धचालक होते हैं तो उनके अंदर जो आवेश का प्रभाव होता है, अर्धचालकों में आवेश का प्रभाव, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसमें, आवेश का प्रभाव किसके कारण होता है? होल इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन तथा होल के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है।
ठीक है, ये 4-5 चीजें थी, मतलब 3 चीजें थी जो आपको इंपॉर्टेंट इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आए होगी कि विद्युत धारा के अंदर जो प्रवाह होता है धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, विद्युत और बेटे में आयंस होते हैं, इसमें जो होते हैं ना IONS, इस तरीके से लिखते हैं इसको, आयंस, धनायन ऋणायन, पढ़े ना अपने। आयंस कौन से होते हैं, एक तो धनायन होता है, धन आयन, और दूसरा कौन होता है, ऋणायन। ठीक है, इनके थ्रू होते हैं ऋण आयन, और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल। पढ़ेंगे अभी अपन 16वें चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे धनायन और आयंस के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, ये चीजें हमें स्टडी करनी थी। अब इसका अगला टॉपिक अपना है जो है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश। अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। ठीक है, विद्युत आवेश का प्रवाह किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पे पता करना है धात्विक चालकों में। देखो अब मैं समझो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो धातु होती है किसकी बनी होती है, किसी न किसी एलिमेंट एटम की बनी होती है। एटम जो होता है वो किससे बनता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। समझ आ गया। अब उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उसके नाभिक में होते हैं, तो नाभिक के अंदर जो होते हैं वो तो स्थिर रहते हैं, उनका कोई वो गतिमान नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बाहर की कक्षा में वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसका कारण होते हैं, किसी भी चालक के अंदर विद्युत का प्रवाह का कारण बनते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन से वाले, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां से प्रवाह करेंगे तो उनके कारण क्या हो जाएगी, चालक के अंदर विद्युत प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एक दो लाइन लिखना चाहो तो लिख सको, चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संभव है। ठीक है, उसके अलावा जब चालक में कोई गति नहीं होती तब वहां इलेक्ट्रॉन जिससे बोलते जिसको टेढ़ा मेढ़ा, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में चालन करते हैं जिनका औसत चाल क्या होती है, शून्य होती है। मतलब कि इधर से जाएगा तो वो उसके अपोजिट चला जाएगा, फिर वापस जाएगा, इसका मतलब वो इधर उधर घूमता रहेगा। और उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे ये कोई चालक है, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, एक चालक बोलते हैं। इसमें कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, चाल करते रहेंगे। जब इसका औसत निकालेंगे अपन तो वो क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। ये क्या है, हमारा जो भी धात्विक चालक है उनके अंदर क्या है, विद्युत प्रभाव। लेकिन जैसे ही इस धात्विक प्रभाव में इनको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र का मतलब कि एक एटम को धारा से पर जोड़ दिया, वहां पे दूसरे को जोड़ दिया, तो इसके अंदर जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक पर्टिकुलर दिशा में वहां से चालन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इनके अंदर जैसे ही विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट इन पर होता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये यहाँ से क्या कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके कारण क्या हो जाती है, चालक के धात्विक चालक के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। समझ आ गया। ठीक है, बस ये हमारा जो अगला टॉपिक है हम उसके लिए बात करें तो वो टॉपिक क्या है अपना, अपवाह वेग तथा गतिशीलता। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपवाह वेग। ध्यान समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है अपवाह वेग। ठीक है, हम इसके लिए बात करेंगे अपवाह वेग। अपवाह का मतलब है बहना। अपवाह का मतलब क्या है, बहना।
और वेग आप समझते ही हो, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रॉन का किसी वेग से बहना, आवेश का किसी वेग से बहना क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। इसको अपवहन वेग भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको समझना भी ध्यान से कि होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने इसको क्या बोल दिया, यहाँ पे चालक है, ये हमारे पास चालक है। इस चालक के अंदर अभी कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है, विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से गति करेंगे और लास्ट में ये हमारा N हो गया। जरूरी नहीं कि ये कंडीशन हो, कुछ भी हो सकता है। इसको U1 बोल दिया, इस तरीके से इसको U2 बोल दिया, U3 बोल दिया और UN बोल दिया, ठीक है। अब ये सभी का जो औसत चाल है, अगर हम बात करें औसत चाल, तो यहाँ पर अगर हम औसत चाल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस डेश प्लस UN अपॉन N इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। हमने इसको औसत निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो स्टार्टिंग का हमारा गेट होता है, इसको U, ये कब है, औसत चाल कब है, जब कोई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं हो, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जैसे ही उपस्थिति में वेग क्या हो जाएगा अपना, फटाफट विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग आवेश का वेग क्या हो जाएगा, वेग ध्यान से फटाफट, वही हमारे पास चालक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त मतलब प्रवाह निकल कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया इनका, एक तरह से एक प्रॉपर दिशा में क्या हो गया, प्रवाह हो गया। एक प्रॉपर दिशा में शब्द क्या हो गया, ये प्रवाह। जो ये प्रवाह होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अपन VD बोलते हैं। अभी क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी लेंथ की अगर बात करें तो वो क्या है, L लेंथ है, इस चालक की लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम इसको जो हमारा ये अपवाह वेग होता है उसको किससे प्रतिशत करते हैं, VD से प्रतिशत करते हैं। अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो आप सिंपल समझ सकते हो कि अपवाह वेग को किससे प्रतिशत करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो देखो ध्यान से क्या होगी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन होगी विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा यादृच्छिक गति, यादृच्छिक वेग, अपवाह वेग कहलाता है, ठीक है। वेग कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन टक्कर लगाते हैं आपस में, तो यहाँ एक नोट लगा लेना और लिख लेना, इलेक्ट्रॉनों की दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टो से। इसको टो से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, टो से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन लिख देंगे, किससे प्रदर्शित किया जाता है, टो से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इस शब्द का आप अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र में अगर हम संबंध पता करें तो यहाँ पर VD व E में संबंध। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन बन जाएगी। क्या संबंध होगा, हमारा जो VD होता है उसमें E में संबंध करते हैं। तो सबसे पहले F इक्वल्स टू जानते हैं MA होता है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। F सदिश लगाओगे तो MS सदिश लग जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 होता है कि F इक्वल्स होता है QE होता है ना, अगर F सदिश लगाओगे तो -2E क्वेश्चन नंबर 2। अगर समीकरण 1 में 2 से हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाना है, MA
इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, और यहाँ पर जो ए है वो सदिश है, तो अगर ए सदिश की हम बात करें तो ये बोल सकते हैं कि माइनस क्यू ई अपॉन, अभी कैसे पूछ सकते क्यू ई कैसा है, अपन पढ़ा है ना एफ इक्वल्स टू क्यू ई, वहाँ से हमने इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, तो हमारा इसके अंदर क्या संबंध आ गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम ये भी जानते हैं, अगर हम बात करें समीकरण 1 से, मतलब ये बोल सकते हो गति के समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू u प्लस at। अब जो u है वो तो क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है, और v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग, और जो ये अंतिम वेग है ना, अंतिम वेग जो है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवाह वेग, अपवाह वेग, ठीक है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, vd के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, vd के बराबर हो जाएगा, और a अपने को पता है क्षेत्र यहाँ पे। अगर अपन यहाँ से निकालते हैं सूत्र तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू at, तो यहाँ से v इक्वल्स टू हो जाएगा vd u प्लस a का वैल्यू रख दो माइनस क्यू ई अपॉन m, और t की जगह क्या जाएगा टो, तो यहाँ पे जो t है वो किसके बराबर हो जाएगा, विश्रांति काल के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, विश्रांति काल, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो हमारा u क्या होता है 0 होता है प्रारंभिक, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं vd इक्वल्स टू माइनस क्यू ई टो अपॉन m, तो अपन यहाँ से ये चीज निकाल सकते हैं। जो ये क्यू ई है ना, ये कैपिटल ई के बराबर होता है भाई, यहाँ ये कैपिटल ई है, अपन ने पढ़ा हुआ तो कैपिटल ई है एफ के बराबर है ना, इसको आप कैपिटल ई कर लेना ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, क्या लिखोगे इसको कैपिटल ई, तो अपन यहाँ भी इसको क्या लिखेंगे कैपिटल ई, यहाँ भी इसको अपन क्या लिखेंगे कैपिटल ई। कैपिटल ई होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र होता है, तो हमारा विद्युत क्षेत्र का जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो लिख देना उपरोक्त समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, अपवाह वेग को प्रदर्शित करती है, या ये बोल सकते हो कि उपरोक्त समीकरण अपवाह वेग तथा ई के संबंध को प्रदर्शित करती है, ठीक है, ये इस तरीके से। और दूसरे तरीके से जो Q है इसके हम बात कर रहे थे, Q इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ पे आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको जो Q है ना इसको भी E लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि आवेश है, आवेश हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हो E, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा, क्योंकि जब क्या लिखोगे आप E। अब सर हमने तो नहीं लिखना, तो मत लिखो कोई बात नहीं, आप चाहो तो यहाँ चेंज मत करो, लास्ट में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये चीज स्टडी की है। तो यहाँ पे लिख देना कि जो हमारा Q है वो किसके बराबर है, E के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा vd इक्वल्स टू माइनस क्यू, क्यू की जगह क्या जाएगा E, कैपिटल E टो अपॉन m, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आप इसे पूछ सकता है इसकी जो फॉर्मूला क्या बनता है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं माइनस E कैपिटल E टो अपॉन m, ये क्या होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बोलते हैं अपवाह वेग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपवाह वेग। इसका हमारा जो अगला टॉपिक है वो गतिशीलता है, हम गतिशीलता को थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे कि गतिशीलता एक्चुअल में होती क्या है। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि हमारा जो अपवाह वेग है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं संख्या वाले की जो है गतिशीलता। तो ध्यान देना कि गतिशीलता को कैसे किस तरीके से समझते हैं, तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है गतिशीलता, ठीक है। गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, किससे किया जाता है, म्यू से। अगर इसका हम डेफिनेशन बोले तो ये होता है vd अपॉन e, क्या होता है vd अपॉन e। अब यहाँ से अगर इसके हम क्या डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप लिख सकते हो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी हिंदी में लिखना है ना कि अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गतिशीलता कहा जाता है, ठीक है। अब अपन एक बात करते हैं यहाँ पे कि आता कैसे है, मेरी बात ध्यान सुनना, कहा जाता है। जैसे अपना ये कोई कंडक्टर है, इसको अपने बोलते हैं कोई चालक, अब इसके अंदर क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब मुझे बताओ अगर इसमें हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, जैसे ही विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, अब अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब गति से वो अपवाह वेग वो क्या होगा ज्यादा। अगर विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, अपवाह वेग बढ़ता है। क्या बढ़ता है, अपवाह वेग बढ़ता है।
इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या, VD प्रोपोर्शनल E बोल सकते हैं। सिंपल, आप प्रोपोर्शनल आएगा तो यहाँ पर कुछ न कुछ नियतांक आता है, तो हम इसको इस तरह से दे सकते हैं। अब जो ये नियतांक होता है इसी को बोलते हैं गतिशीलता। क्या बोलते हैं इसको, गतिशीलता। यहीं से गतिशीलता का जन्म होता है, तब इसको ये लिख सकते हैं फिर VD/E, इसीलिए हम इसको क्या बोला जाता है, गतिशीलता। अब हमें पता है कि VD की वैल्यू क्या होती है, VD की वैल्यू अगर निकालें तो -E कैपिटल E और τ/m/E, तो E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू क्या निकल सकता है, म्यू इक्वल्स निकल सकता है -E τ/m। ये क्या होती है, हमारी गतिशीलता होती है। ठीक है, क्या होती है, गतिशीलता। अब इसका सूत्र तो ये हो गया। अगर हम निकालें इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक हम निकाल सकते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, VD को बोलते हैं वेग, और वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और नीचे होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का अपन पढ़ा हुआ है F/Q, पढ़ा है ना, F/Q तो होता है विद्युत क्षेत्र, तो F क्या होता है न्यूटन, और Q का क्या होता है कूलम। तो यहाँ से इसको निकाल सकते हो, ये आपको पहले सॉल्व कर लोगे, मात्रक हो जाएगा, और उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका विमा। तो ये जो विमा है ना, ये आपको सेल्फ करनी है, तो आप समझ चुके हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो विमा भी निकाल सकते हैं। मीटर की L1 होती है, सेकंड की T1 होती है, न्यूटन की M1 L1 T-2 होती है, उसी तरीके से कूलम की A1 T1 होती है। वैल्यू निकाल कर दोगे। अब ये जो विमा है ना, आपको निकालने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में देना कि हमें सर आ गया, हमने निकाल लिया, या मुझे फिर आप मैसेज कर देना, या फिर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी को बुक में चेक कर लेना, वहाँ से पता चल जाएगा कि जो इसकी बीमा क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाजिर होंगे, जो अपना बचा हुआ पार्ट है उसको लेके। अब इसके लिए देखो, जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी बनानी बहुत जरूरी है। अगर आपने सोच लिया कि हमें पर डे एक लेक्चर पूरा करना है, तो समझो कि कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अभी हमारा जैसे ये 19वां लेक्चर है, तो अपन ये चीज़ समझ सकते हैं कि 18 लेक्चर पूरे हो गए, इसका मतलब आपके 4 चैप्टर पूरे हो गए, अब 5वां स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जब इस तरीके से लगातार पढ़ते रहोगे, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, और साथ में जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो इसके क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं, या लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक है, तो उनके लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये चैप्टर आपके पूरे हो जाते हैं, फिर हम उनको स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ से वो चीज़ मिल जाएगी। अब किसी बच्चों को लगता है कि नहीं सर मुझे तो 4 तक नहीं पढ़ना है, तो ये 5वां पार्ट स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।